So people are fed by the food industry which pays no attention to the health and are treated by the health industries which pays no attention to the food. So we have with us Dr. Shilpa Joshi, what food to eat, what is total no, and what food to limit. So this is the question which every woman must be wanting to hear from you, Dr. Shilpa Joshi. Part about lifestyle intervention is, it is not for 1, 2, 3 or 4 months. So typically क्या होता है कि जब आती है लड़कियां, वो कहती है मैडम 3 महीने में 10 किलो घटा दो, फिर हम देख लेंगे, और फिर वो जो खाती है वो खाने लगती है. So that is not what diet is. Diet आपको जिंदगी भर फॉलो करना है, और इसीलिए there is nothing which is no, but there are a lot of things which is limited. तो एक याद रखिए, मैं ऐसे शहर में ये बात कर रही हूँ जहाँ खाना सबसे अच्छा होता है. तो आई डोंट थिंक इट्स राइट, बट सिंपल थिंग्स, जैसे मैंने भी शुरुआत में कहा कि वेस्टर्नाइजेशन ऑफ डाइट है. तो जब भी हम कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये पिज्ज़ा बर्गर के वजह से हुआ, एंड इट इज़ नॉट दैट सिंपल. सिर्फ पिज्ज़ा बर्गर खाकर ही PCOS का प्रॉब्लम या लाइफस्टाइल के इश्यूज होते हैं, ऐसा नहीं है. हमारे खुद के खाने के बारे में हमें बहुत अच्छे से सोचना चाहिए. तो ये देखा गया है रिसर्च में कि इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं. इंदौर में एक्सप्लेन करना है तो बहुत ज़्यादा पोहा खाते हैं. तो जैसे आप अगर जो रोज ब्रेकफास्ट में पोहा खाओगे विच इज़ वेरी हाई इन कार्ब, ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है. और मीठा भी, जैसे जलेबी है और गराड़ू है, ये काइंड ऑफ थिंग्स. सो दीज आर थिंग्स जो आपको मना नहीं कर रहे, रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लाइफस्टाइल का दूसरा पार्ट जो है एक्सरसाइज वो कर नहीं पाते. जैसे मैडम ने कहा कि पहले लोग स्कूल कॉलेजेस में साइकिल पे जाते थे या चल के जाते थे, तो कैलोरीज बर्न हो जाती थी. अब लड़कियां स्कूल में कार में जाती हैं या बस में जाती हैं, तो कैलोरीज बर्न नहीं होती. सो आप जो आपकी मम्मी खाती थी उनके बचपन में, वो सेम फूड आप नहीं खा सकते, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग व्हाट योर मदर्स डिड व्हेन दे वर ऑफ योर एज. सो आपको चेंज करना जरूरी है, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर मदर्स. आपको ऐसे लगेगा कि बचपन में मैं तो ये सब खाती थी, मैं लड्डू खाती थी, मैं समोसा खाती थी कैंटीन में जाके. आपकी बेटी नहीं खा सकती, क्योंकि आपकी बेटी जो आप कर रही थी वो नहीं कर रही. सो ट्राई टू ईट मोस्ट ऑफ द फूड्स इन लिमिटेड अमाउंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पोर्शन साइज शुड बी वेरी स्मॉल, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट विद इट. Don't follow a diet for 3 months. Follow it for lifetime. So if you say something you're not going to do, try not to do it, and therefore don't take big promises कि मैं मीठा नहीं खाऊंगी और मैं तला नहीं खाऊंगी. खाइए, पर एक हफ्ते में एक बार खाइए, रोज मत खाइए. That's very important. Any role of protein? So there is a lot of role of protein. So I think इंडिया के डाइट में सबसे बड़ी कमतरता जो है वो है कि हम प्रोटीन नहीं खाता. तो अगर जो आप टिपिकली नाश्ता देखेंगे तो इट्स पोहा, उपमा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, विच इज लैकिंग प्रोटीन. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे डाइट में हर मील में, इंक्लूडिंग स्नैक, तो जैसे 4 बजे बहुत लोग भूख लगती है तो मखाना खाते हैं या कुरमुरा खाते हैं जिसमें प्रोटीन नहीं है. और PCOS में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर मील में प्रोटीन खाएं, और इसकी वजह यह है कि आप एक बार प्रोटीन खाएंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी. और PCOS में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लड़कियों को बार बार भूख लगती है, बिकॉज देयर इंसुलिन लेवल्स आर हाई. सो ट्राई टू ईट प्रोटीन रिच फूड सो दैट योर इंसुलिन लेवल्स गेट सप्रेस्ड एंड यू डू नॉट फील हंग्री. कौन से फूड्स इज फॉर वेजिटेरियंस? एनीथिंग फ्रॉम दाल. सो दाल की चीजें खाइए. आपको चावल का ढोकला खाने के बजाय बेसन का ढोकला खाइए. जस्ट वन एग्जाम्पल. डोसा खाने के बजाय चीला खाइए, मूंग का या बेसन का. If you are non-vegetarian, egg whites, chicken, anything is good. Try to eat nuts. So badam, pista, walnuts are good, but if you can't afford it, moongfali is also good. So try to, or chana is also good. So try to eat these things as snack instead of having a fruit juice or other things. You can have dairy products in limited amount, especially the low-fat version. Low-fat version is very important. But there are a lot of myths and misconceptions about fat and oil intake. Best, ghee is the best. Refined oil is not good.
ghee has always been synonymous with good health and good news, like when we say aapke muh mein ghee shakar. But what in Ayurveda we are talking about not to take either ghee or sugar. So I want to hear from you, what does the science say? Which oil should be used in daily cooking? सो जैसे सब पैनलिस्ट ने कहा यहाँ डॉक्टर्स ने कि पेशेंट्स आगे भी होते हैं, आगे जाके डायबिटीज़ हो सकता है, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो सकता है, इसलिए जो हम खाना सिलेक्ट करते हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिलेक्ट होता है. फैट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहली चीज, यू डोंट हैव टू बाय ऑलिव ऑयल टू कॉल इट एज अ हेल्दी फैट. सो एनी फैट, so okay, forget that. Let me tell you the names of oil which are good. So groundnut oil अच्छा है, राइस ब्रान ऑयल अच्छा है, तिल का तेल अच्छा है, सोयाबीन का तेल अच्छा है, और नॉर्थ में सरसों का तेल अच्छा है. सो इन कोई भी तेलों में से आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कितना भी अच्छा तेल हो वो प्रति पर्सन 4 टीस्पून से ज़्यादा नहीं यूज होना चाहिए. तो आपके फैमिली में अगर जो 4 लोग हैं तो 16 चम्मच पूरे दिन में. दैट्स इंपॉर्टेंट. घी इज, वेल घी का डेटा इज वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग. So because most of the research comes from the Western world and there is very limited use, or there is rather no use of ghee in Western world, but there are few studies which have shown that ghee is really not good for insulin resistant state, and PCOS is insulin resistant state, and therefore try to limit consumption. Again, I am not saying don't have it, just try to limit consumption of ghee to as little as possible. Refined oils are not good. So try to consume oils which are filtered, and please do not buy 16 किलो का डब्बा and keep it in your house, because उसका एक तो हिसाब नहीं रहता और दूसरा फैट्स आर अनस्टेबल. आप इतना सारा तेल खरीदते हैं, आपके किचन की हीट से ही उसको नुकसान पहुंचता है. Buy small packs so that हिसाब भी रहता है and fatty acids also get maintained. This is all very important. Thank you so much. I think बहुत सारे क्लियर हो गए हैं.